हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप यहाँ पर बात करेंगे प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको प्लांट्स के बारे में जानना है, इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? आपका जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले चैप्टर के नाम को आपको समझना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बात करनी है प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में जानना है। यहाँ पर पौधों के बारे में आप क्या जानेंगे? मॉर्फोलॉजी जानेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो प्लांट्स है, यहाँ पर प्लांट्स के बारे में आप जो प्लांट बॉडी है उसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। यानी कि पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, उन भागों के बारे में आप डीप डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इन शॉर्ट, आपको पौधे के आकार आकृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप प्लांट्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। आपने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो आपकी यूनिट थी वो आपने कंप्लीट की है, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन को जाना। पांचों किंगडम के बारे में आपने जाना कि जो किंगडम है उन्हें फर्दर आपने किस प्रकार से डिवाइड किया, क्या क्या उनके कैरेक्टर थे, क्या क्या उनके एग्जाम्पल थे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेंथी यूनिट भी है, आपको अच्छे से समझनी है। अब हम सेकंड यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप प्लांट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चैप्टर में क्योंकि इजी चैप्टर है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। यहाँ पर आपको थोड़ा डीप में चले जाना है, ठीक है। पहले आपने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि जो प्लांट है, प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं, आपने उनके नाम पढ़े हैं। अब आप उन भागों के बारे में भी डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि क्या होती है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं। आपने कहा मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, biological science that deals with the study of form, size, color, structure and relative position of various parts of organism। देखिए, अभी सिंपल सी बात हो रही है कि मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजी से क्या आशय है। क्या आपने पढ़ा? आपने कहा जो आकृति विज्ञान है वो जैविक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के विभिन्न भागों के रूप, आकार, रंग, संरचना और सापेक्ष स्थिति का अध्ययन करती है। तो सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी क्या है? बायो की एक ब्रांच है, ठीक है। समझते हैं बायो की ब्रांच। जैसे कि आपने बात की थी जब आपने सबसे पहला आपका इस क्लास का सबसे फर्स्ट डे था, तो वहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पर विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। फिर हमने कहा था कि साइंस की अलग अलग ब्रांचेस आपके पास आती हैं, अलग अलग शाखाएं आपके पास आती हैं जिसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। जब आप 11th में आए तो आपने देखा कि जो बायोलॉजी है उसकी जो फिर से दो ब्रांचेस आपके पास आई हैं। ये ब्रांचेस आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपने अलग अलग उन्हें देखा, चैप्टर को आपने देखा कि अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पोर्शन आपके पास आए हैं। आपने कहा बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे अब आपके पास बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। आप अलग अलग एग्जाम देंगे। अभी तक आप करते क्या आ रहे थे? जब आप 10th तक थे तो आप साइंस का एक कंबाइंड पेपर देते थे, उसमें आपके तीनों पोर्शन आते थे, यानी कि विज्ञान की तीनों ही शाखाएं वहां एक ही पेपर में आती थी। जब आप 11th में गए तो आपने क्या देखा? आपने कहा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर अब क्या है? बॉटनी और जूलॉजी साथ में एक पेपर में आ रहा है। आपने कहा केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो गया है और फिजिक्स अलग सब्जेक्ट हो गया है, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन बायो में अभी भी क्या है कि जो दो ब्रांचेस हैं बायो की वो अभी भी वहां पर है। अब याद आपको क्या रखना है कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो तीन है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और यहाँ पर फिजिक्स है। अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस आपके पास आती है, आपने कहा हमारे पास आती है जूलॉजी और बॉटनी, जिसे आप अभी कंबाइनली पढ़ रहे हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो जूलॉजी और बॉटनी है अब वो सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी है वो भी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। अब क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग चीजें आप पढ़ते हैं। जैसे कि बॉटनी की अगर बात करें तो आपने कहा बॉटनी में हम प्लांट से रिलेटेड ही सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। आपने कहा जूलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा कि सारे आप एनिमल्स के बारे में बात करते हैं।
जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी जो ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी जो शाखा है, उसके अंदर कोई भी जीव है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसके आप क्या करते हैं, उसकी बॉडी पे स्टडी करते हैं। उसमें आप क्या क्या देखते हैं, जीव के विभिन्न भागों का रूप, उसका आकार, उसका रंग, उसकी संरचना किस प्रकार से है, उसकी सापेक्ष स्थिति किस प्रकार से है, वो आप देखते हैं। इन शॉर्ट अगर हम साधारण भाषा में कहें तो आप देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की है। ठीक है, प्लांट बॉडी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। तो अब आता है कि हम क्यों यहाँ पर मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है कि हमें मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने की आवश्यकता पड़ी। तो आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्या महत्व है मॉर्फोलॉजी का। आपने कहा नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉर्फोलॉजी का क्या महत्व है, प्लांट्स में हम देख रहे हैं कि पौधों की मॉर्फोलॉजी का हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं। आपने कहा पौधों की पहचान के लिए आकृति विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लांट्स को, अगर आपको किसी प्लांट्स को पहचाना है, किसी पौधे को पहचाना है, तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि आपको जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आपने कहा कि एक तो बेसिक से क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, बेसिक से पार्ट्स होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने कहा रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सारे पार्ट्स आते हैं प्लांट के। इसके अलावा जो यहाँ पर आइडेंटिफिकल जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ओवरी की स्थिति देखते हैं कि ओवरी की पोजीशन किस प्रकार की है। आपने कहा नंबर ऑफ स्टेमेन देखते हैं कि स्टेमेन का नंबर कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। आपने कहा टाइप ऑफ रूट, जो जड़ है, जड़ का प्रकार देखते हैं। आपने कहा वेनेशन ऑफ लीफ की लीफ में किस प्रकार का वेनेशन है, आप ये देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इससे आप पहचानते हैं पौधे को कि किस ग्रुप का होगा। ठीक है, आप किस ग्रुप में इसे रखना चाहेंगे या किस स्पीशीज से रिलेटेड यहाँ पर ये होगा। ठीक है, पहला तो आपने क्या देखा, इंपॉर्टेंस देखी। दूसरा आपने कहा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। सेकंड क्या होता है यहाँ पर, यह प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधताओं की सीमा के बारे में जानकारी देता है। अब आपको ये पता है, आपको प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेरिएशन बता सकते हैं कि इस पौधे में उस पौधे में क्या वेरिएशन था, बता सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा deficiency and toxicity symptoms are morphological changes that occurs in response to a shortage or excess of minerals। यानी कि कमी और विषाक्तता के लक्षण रूपात्मक परिवर्तन है जो खनिजों की कमी अधिकता की प्रतिक्रिया में होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, दो चीजों के बारे में बताया गया है, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। क्या बोला गया है, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। जब भी आपको डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और जब मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका मतलब प्लांट्स में कोई तो क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, या तो डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है। आपको समझना जरूरी है कि टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। दो शब्द आपके पास आए हैं, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। शब्दों से आप इतना तो समझ रहे हैं कि इसका मतलब प्लांट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी से संबंधित ये दो वर्ड्स होते हैं। अब होता क्या है, ये रिलेटेड है किससे, मिनरल से, मिनरल से संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा जब भी हम किसी भी चीज के, जब हम पोषण के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं, तो आपने एक लाइन सुनी होगी, बैलेंस डाइट। जब आप ह्यूमन में न्यूट्रिशन को पढ़ रहे थे आपने बैलेंस डाइट के बारे में सुना था, संतुलित आहार जिसे कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब क्या था हमारे लिए, हमने कहा कि संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो शब्द, दो चीजें हमने कही। हमने कहा एक तो क्या हो, सारे पोषक तत्व हों। पहली चीज हमने कहा कि सारे ही पोषक तत्व हों, और दूसरी चीज हमने कहा उचित मात्रा में हों। ठीक है, दो चीजें हमने कही। अब हमने कहा कि जो ये दोनों चीजें अगर किसी आहार में क्या है, सम्मिलित है, तो इसका मतलब वो क्या है, संतुलित आहार है। आपने कहा सारे पोषक तत्व, जिन पोषक तत्वों की आपको आवश्यकता है, सारे ही पोषक तत्व शामिल हो वहां पर। ठीक है, सारे विटामिन हो, सारे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सारे पोषक तत्व वहां पर शामिल हो, प्लस
सबसे इंपॉर्टेंट बात, या फिर आप यहाँ पर स्टार कर लीजिए, आपने कहा उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा का मतलब क्या है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हो, आवश्यकता से अधिक भी ना हो, आवश्यकता से कम भी ना हो, उसे आप कहते हैं उचित मात्रा। और इन दोनों को मिला करके बनती है बैलेंस डाइट। ठीक है, ये तो थी बात किसकी, ह्यूमंस की। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो हमने कहा प्लांट्स में भी यही होता है कि प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। प्लांट्स को अपने पोषण के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। आपने कहा कि यहाँ पर एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स भी क्या होते हैं, उचित मात्रा में चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए होती है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मिनरल्स क्या है, उचित मात्रा में नहीं मिले, या तो आवश्यकता से अधिक मिनरल्स मिल रहे हैं या आवश्यकता से कम मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मिनरल्स की जो उपलब्धता है, मिनरल्स की उपलब्धता के आधार पर या मिनरल्स की उपलब्धता के कारण आपको डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी दोनों देखने को मिलती है। यानी कि मिनरल्स कैसे उपलब्ध हो रहे हैं, मिनरल्स कितनी मात्रा में मिल रहे हैं, कितने अमाउंट में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके आधार पर आपको डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि जब भी मिनरल्स कम मात्रा में मिले, जब भी मिनरल्स कम मात्रा में मिले, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखा होगा किसकी डेफिशिएंसी से ये रोग होता है। आपने ह्यूमंस में भी पढ़ा होगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। इसका मतलब है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। उसी प्रकार से आपने कहा कि मिनरल्स की अगर कमी हो गई है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, मिनरल्स की कम मात्रा मिल रही है, तो आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और अगर मिनरल्स की मात्रा अधिक हो गई है, आवश्यकता से अधिक मिनरल्स आपने प्लांट्स को प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, वहां पर विषाक्तता देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आप समझ रहे हैं कि डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी में क्या डिफरेंस है। आपने कहा अगर मिनरल्स की कमी हो गई है, कमी से होने, अगर कमी हुई है तो डेफिशिएंसी है, अगर आवश्यकता से अधिक मिनरल्स मिले हैं तो आपने कहा टॉक्सिसिटी है। अब डेफिशिएंसी हो या टॉक्सिसिटी हो, क्या होगा, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होगी, प्लांट बॉडी जो होगी, उस पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, या तो पौधा मुरझा गया है या पौधे की पत्ती पीली पड़ गई है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा, आपने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वहां पर देखे। तो आपने कहा अगर आपको मॉर्फोलॉजी अच्छे से पता है तो होता क्या है, आप पता लगा सकते हैं कि प्लांट में कोई डेफिशिएंसी हो गई है या कोई टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है मॉर्फोलॉजी की। एक बार आप रीड कीजिए कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर होती है। चलिए, ये तो थी आपकी डेफिनेशन मॉर्फोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो आपने कहा कि प्लांट के जब भी आप पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम प्लांट को दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो दो भाग होते हैं, आपने कहा एक है, ठीक है, दो भाग होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। आपने कहा कि जो यहाँ पर अर्थ है आपकी, जो आपकी अर्थ है, जो आपकी भूमि है, उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका कहलाता है रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम है। आपने कहा कि रूट से ऊपर वाला जो भाग है, पूरा भाग, उसे आप कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं या रूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, आपके पास इमेज है। आपने कहा रूट सिस्टम में क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास आती है प्राइमरी रूट, जिसे आप मुख्य जड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य जड़ कौन सी होती है, बीचों बीच जो आपको ब्रॉड वाला पोर्शन दिखाई देता है, वो है आपकी प्राइमरी रूट या मुख्य जड़। उसके बाद मुख्य जड़ से क्या होती है, कुछ और जड़ें निकलती हैं। यह है आपकी मुख्य जड़, जिसे आप प्राथमिक जड़ भी कह रहे हैं या प्राइमरी रूट कह रहे हैं। अब इस प्राइमरी रूट से यहाँ पर कुछ रूट निकल रही हैं इस प्रकार से, जिन्हें आपने क्या कहा, सेकेंडरी रूट कहा या द्वितीय जड़ कहा। ठीक है, अब आपने क्या कहा, जो सेकेंडरी रूट थी यहाँ पर, उसमें भी आपको कुछ इस प्रकार की शाखाएं दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार से अलग जो निकली हुई हैं, इस प्रकार से जो अलग निकली हुई हैं, इन्हें कहते हैं जड़ तोड़ या रूट हेयर इन्हें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसे मेंशन कर लेंगे, ये है रूट हेयर या जिसे आप कहते हैं जड़ रोग। ठीक है, अब रूट सिस्टम के पार्ट्स आपको पता चल गए हैं, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है और रूट हेयर है।
अब बात करते हैं शूट सिस्टम के। तो आपने कहा शूट सिस्टम में आपके पास क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप बात करते हैं स्टेम की। सबसे पहले क्या होगा, स्टेम होगा, ठीक है। स्टेम में आपने कहा कि क्या निकली है, बर्ड्स निकली हैं, यहाँ पर नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं, फ्रूट यहाँ पे है, फ्लावर है, लीफ है, सारे पार्ट्स हो गए, क्लियर है। अब ये बात आप जानते हैं, आपको यहाँ पर नोड और इंटरनोड में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। नोड क्या होती है, नोड आप देख रहे हैं जैसे कि ये एक नोड है, जैसे कि आपने कहा ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। क्या समझे नोड से, इसका मतलब नोड वो वाला पोर्शन है जहां से क्या निकल रही है, एक शाखा निकल रही है, जहां से एक ब्रांच निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, उसे आप कहते हैं नोड। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे आप कहते हैं इंटरनोड। जैसे कि ये नोड है और ये नोड है, तो इसके बीच का जो स्थान है वो इंटरनोड है। क्या आपने कहा, आपने कहा ये स्टेम, यहाँ से एक ब्रांच निकली और यहाँ से फिर दूसरी ब्रांच निकली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको कितने नोड दिखाई दे रहे हैं, दो। एक नोड आपकी ये है और दूसरी नोड आपकी ये है। तो इस नोड और इस नोड के बीच वाला ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका कहलाता है इंटरनोड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है, आपने कहा नोड, ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, और इंटरनोड आपको ये वाला एरो दिखा रखा है इस प्रकार से, यानी कि इस नोड और इस नोड के बीच वाला जो पोर्शन है वो आपका कहलाता है इंटरनोड। क्लियर है, ठीक है, इजी है, पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि सभी फूल वाले जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल पाए जाते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग plants are the root system and the portion above the ground forms. Next आपने कहा the underground parts of flowering plants are root system and the portion above the ground forms the shoot system, यानी कि फूल वाले पौधे का भूमिगत भाग क्या कहलाता है, जड़ प्रणाली कहलाता है, और जमीन के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे आप प्ररोह प्रणाली कहते हैं, ठीक है, इजी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आई होगी। अब एक एक करके क्या करेंगे, पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताया गया है इन डाइकोटिलेडोन्स elongation radicals forms the primary root which bears a lateral root of several orders called secondary root, tertiary root, etc. क्या बोला गया है आपको रूट के बारे में, आपने कहा डाइकोटिलेडोन में मूलांकुर से बढ़ने से प्राथमिक जड़ें बनती है जिनमें कई क्रमों में पार्श्व जड़ें होती हैं जिन्हें द्वितीय जड़ें, तृतीय जड़ें आप कहते हैं। आपको ये कहा गया कि जो मेन रूट है, मेन रूट से आपकी जो ब्रांचेस निकलती रहती हैं जिसे आप द्वितीय जड़, तृतीय जड़ कहते हैं। लास्ट में जो आपको बालनुमा संरचना मिलेगी उसे आप रूट हेयर कहेंगे या जड़ रोग कहेंगे, ठीक है। अब एक लाइन को आपको फिर से पढ़ना है। आपने कहा जो डाइकोटिलेडोन होते हैं, डाइकोटिलेडोन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, जिनमें दो कोटिलेडोन होते हैं। अब दो कोटिलेडोन का क्या मतलब है, आपने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड होते हैं, अब वो कौन से प्लांट होंगे जिनमें सीड पाए जाते हैं, अपने का जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों प्रकार के प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर जो बीज होते हैं जो कि नेचुरली बराबर दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उन्हें आप डाइकोटिलेडोन कहते हैं। जैसे कि मटर का दाना, आपने देखा कि मटर का दाना क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताएगा कि जो डाइकोटिलेडोन होते हैं, इलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स फॉर्म द प्राइमरी रूट। अब देखिए जो रेडिकल है, आपको क्या कहा जाता है, ट्रू रूट के बारे में जब पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि जो रेडिकल से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें जिनका निर्माण रेडिकल से होता है वो होती हैं ट्रू रूट, उन्हें आप वास्तविक जड़ के नाम से जानते हैं। और जो रेडिकल के अलावा जो जड़ें निकलती हैं उसे आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो रेडिकल होता है वो इलोंगेट होने लगता है, वो लंबा होने लगता है, जिससे कि प्राइमरी जड़ या प्राइमरी रूट बनती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि प्राइमरी रूट कहाँ से बनी है, रेडिकल से बनी है। रेडिकल से बनी जो रूट होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप वास्तविक जड़ कहते हैं। विच बेयर्स, जिसमें लेटरल रूट्स होती हैं, विच बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स कॉल्ड सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, एक्सेट्रा। आपको ये कहा गया है कि ये क्या थी, आपने कहा ये एक जड़ थी, ठीक है, ये जड़ है। अब यहाँ से क्या है, इस जड़ से और भी जड़ें निकल रही हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये तो आपके पास क्या आ गई है, मेन रूट आ गई है। अब आपने कहा ये सेकेंडरी रूट हो सकती है, ठीक है, ये टर्शियरी रूट हो सकती है, और लास्ट में जो आपको बालनुमा संरचना मिलेगी उसे आप रूट हेयर यहाँ पर कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपको कहा गया है प्राइमरी रूट्स अलोंग विद लेटरल रूट्स फॉर्म द टैप रूट सिस्टम, एग्जांपल मस्टर्ड, ग्राम, एक्सेट्रा।
अब आपको रूट के प्रकार बताए गए हैं, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। या भी ये जो चीजें हैं ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या कहा, इन मोनोकोटिलीडॉन्स प्राइमरी रूट्स इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट एट इट्स बेस ऑफ स्टेम टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है व्हीट एंड राइस। अब आपको कहा क्या, ये देखिए आपने कहा कि मोनोकोटिलीडॉन में प्राथमिक जड़ें पार्श्व जड़ों के साथ मिलकर मूसला जड़ प्रणाली बनाती है, जैसे कि सरसों, चना, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप टैप रूट कह रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा जो मोनोकोटिलीडॉन होते हैं, यानी कि जिनमें एक ही कोटिलीडॉन होता है, जिसमें मोनोकोटिलीडॉन का क्या मतलब है कि जिसमें जो आपके जो दाने होते हैं, जो बीज होते हैं, उसे आप बराबर दो भागों में नेचुरली डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे कि गेहूं का दाना आपने देखा होगा दो भागों में विभाजित नहीं होता है, ठीक है। आपने कहा मोनोकोटिलीडॉन में प्राथमिक जड़ को तने के आधार पर बड़ी संख्या में जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित करके रेशेदार जड़ प्रणाली का निर्माण किया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल आदि, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कहा गया है द रूट सिस्टम दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बिसाइड रेडिकल्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। सेम बात हमने की थी, हमने कहा कि अगर जड़ का निर्माण रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से होता है तो उसे आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके ग्रास, बनियान ट्री, मेज एक्सेट्रा। आपने बरगद का पेड़ देखा है, बरगद के पेड़ में आपने क्या देखा, नीचे जो जटाई लटकती रहती है जिसमें आप झूला भी खेलते हैं, क्या होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, ठीक है। क्या काम होता है उनका, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर आपने मेज को भी देखा होगा, मेज में आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने स्टेम देखा, ये आपने स्टेम देखा, ये है स्टेम, ठीक है। अब इस प्रकार की जड़ें आपने देखी होंगी, यहाँ पर इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ें आपने देखी होंगी। तो ये भी क्या होते हैं, आपने कहा ये कहाँ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है, क्या कहेंगे इन्हें भी, एडवेंटिशियस रूट ही इन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स एंड सपोर्टिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। अब देखिए क्या क्या चीजें आपको कही गई है। आपने कहा मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को आप अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। उदाहरण आपका घास है, बरगद का पेड़ है, मक्का आदि है। जड़ प्रणाली का मुख्य कार्य मिट्टी से पानी और खनिजों का अवशोषण, पौधे के भागों को उचित ठहराव प्रदान करना और आरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण करना है। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने रूट के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पढ़ी, रूट के प्रकार, जड़ के प्रकार कौन कौन सी आई हैं, आपने कहा टैप रूट है और फाइब्रस रूट है। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होती है, बचपन से देखते चले आ रहे हैं आप। ये है आपकी टैप रूट, ये आपकी फाइब्रस रूट है, ठीक है। ये आपकी टैप रूट, ये आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट क्या होगी, यहाँ पर मोटी होती है, गहराई में जाती है। फाइब्रस रूट क्या होती है कि फाइबर जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, फाइबर यानी कि धागे नुमा संरचना संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देती है। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आई है, मूसला जड़ के एग्जाम्पल है सरसों है, चना है, और रेशेदार जड़ों का एग्जाम्पल है गेहूं, चावल आदि है, ठीक है। अब इसी के साथ आपने बचपन में एक और चीज पढ़ी थी कि जो पत्ती है, अगर टैप रूट है तो टैप रूट में पत्ती किस प्रकार की होगी, अगर फाइब्रस रूट है तो फाइब्रस रूट के साथ किस प्रकार की पत्ती होगी। जब आप आगे लीफ के बारे में बात करेंगे तब आप पढ़ेंगे यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। वेनेशन यानी कि सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में यहाँ पर संबंध होता है, जिसमें आप कहते हैं कि टैप रूट के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आपने कहा रेटिकुलेट वेनेशन आएगा, और फाइब्रस रूट के साथ क्या आएगा, यहाँ पर समांतर सिरा विन्यास आएगा। तो क्या होता है, आपने कहा टैप रूट के साथ जो लीफ आएगी वो इस प्रकार की आती है, ठीक है, इस प्रकार की लीफ आप देखते हैं। और फाइब्रस रूट के साथ जो आप लीफ देखते हैं वो आप इस प्रकार की लीफ देखते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज आपने क्या कही, आपने कहा अगर जो जड़ का उद्भव है या जो जड़ का डेवलपमेंट है वो रेडिकल से नहीं हुआ है तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। लास्ट में आपने क्या देखा, यहाँ पे जड़ के कार्य देखिए क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत इजी है। आपने कहा जल और खनिजों का अवशोषण होगा, पौधे के भागों को उचित ठहराव यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और
क्या करता है, खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, क्योंकि आपने देखा वो कुछ कुछ रूट आप खाते हैं। कौन कौन सी वो रूट होती है जो आप खाते हैं, अपने क्लास 7th में चैप्टर पढ़ा था, पौधे के भाग और पौधे के खाने योग्य भाग, ठीक है, उसमें आपने बात की थी। तो चलिए ये जो चीजें हैं एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसमें आप देखेंगे रीजन्स ऑफ रूट्स, ठीक है, अलग अलग रीजन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आपने कहा the apex of root is covered by a thimble like structure called root cap. It protects the tender apex of root while making way through soil। यानी कि क्या आपको कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि जो रूट का अपेक्स होता है वो एक थिम्बल के द्वारा क्या होता है, कवर होता है, जिसे आप रूट कैप कहते हैं। कहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये रूट कैप है, ठीक है। अपेक्स का मतलब कि जो रूट का क्या है, सबसे नीचे वाला पोर्शन है, तो ये है रूट कैप। यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, रूट कैप दिखाई गई है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू सॉइल। अब होता क्या है, ये जो रूट कैप है ये क्या करती है, रूट को प्रोटेक्शन देती है, रूट को क्या देती है, सुरक्षा देती है। कैसे, अब रूट को क्या करना है, नीचे की ओर बढ़ना है, यानी कि मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ना है, तो उससे कौन बचाएगा, यानी कि रूट यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना हो, उससे कौन बचाएगा, रूट कैप यहाँ पर बचाती है। इसके अलावा आपको कहा गया है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये कौन सा रीजन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। इसका क्या मतलब है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा था, टिश्यू के बारे में पढ़ा था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जा रहे हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जिसे आप विभाज्योतक ऊतक कहते हैं, वो टिश्यू वो होता है जिनमें विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। तभी तो आप देख रहे हैं कि जो रूट है वो नीचे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। होता क्या है, रूट तो एक जगह फिक्स है, नीचे की ओर बढ़ने का मतलब है कि रूट की लेंथ बढ़ रही है। रूट की लेंथ बढ़ने का मतलब है कि वहां पर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो और ऐड हो रही हैं। और कोशिकाओं के ऐड होने का क्या मतलब है कि कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और कोशिकाओं में वृद्धि कैसे होती है, जब कोशिकाओं में विभाजन होता है। और कोशिकाओं में विभाजन किन में होता है, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती हैं, जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, उनकी कोशिकाओं में विभाजन होगा, तब जाके आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेकेंड लाइन पढ़ लेते हैं। आपको कहा गया है अबव द रूट कैप is region of meristematic activity having small cells with a dense cytoplasm। यानी कि यहाँ पर जो रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर वाला ये जो पोर्शन आपको बता रहे हैं, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का यहाँ पे पोर्शन है, जहां पर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, अपने कहा द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन वेयर द सेल्स अंडरगो अ इलोंगेशन एंड enlargement to increase the length of root। अब क्या आपको बताया गया है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन आया है। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो इलोंगेट होती हैं। क्यों इलोंगेट होंगी, ताकि जड़ की यहाँ पे क्या हो, लेंथ बढ़ सके। बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि जहां पर परिपक्वता आती है। आपने कहा कंटेन रूट हेयर्स दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन आ गया है। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपकी है मुख्य जड़, जिसे आपने कहा मेन रूट। ये तो आपकी क्या है, मुख्य जड़ है। मुख्य जड़ से और भी जड़ें निकली होंगी, प्राथमिक जड़ें हैं, द्वितीय जड़ें हैं। प्राथमिक जड़ ये है, यहाँ से निकली होंगी द्वितीय जड़ें, तृतीय जड़ें, ठीक है। लास्ट में हमने कहा कि कुछ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि बाल नुमा संरचना देखने को मिलती है। यही क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो पानी और मिनरल्स है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। कौन, ये रूट हेयर। अब रूट हेयर कौन से एरिया में पाए जाते हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, अपने का रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। कौन से रीजन में पाए जाएंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाए जाएंगे। क्या फंक्शन यहाँ पर होता है ये आपको देखना है। तो आप अगर बात करेंगे रीजन्स ऑफ रूट्स की, एक बार इस इमेज को ध्यान से देखिए और हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने बात की है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रूट है, रूट की जो अपेक्स होती है, सबसे नीचे से आप देखेंगे इमेज को, आपने कहा सबसे पहले रूट कैप होती है। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है कि जो रूट है, जो मिट्टी में बढ़ रही है आगे को, वो डैमेज ना हो, उससे सुरक्षा प्रदान करती है रूट कैप।
रूट कैप के ऊपर वाला जो भाग है उसे आप कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहां पर नई सेल ऐड हो रही हैं। और नई सेल ऐड कैसे होती हैं? विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो जब विभाजन होगा तभी जो रूट है वो नीचे की ओर वहां पर बढ़ेगी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आपने देख लिया है। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन से जो ऊपर वाला रीजन है वो है रीजन ऑफ इलांगेशन। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो इलांगेट होती हैं, लंबी होती हैं, और इससे क्या होगा, जो रूट है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और सबसे ऊपर आपको दिखाया गया है रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता का जो रीजन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट हेयर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। क्लियर है इतनी बात? तो आपको ये जो इमेज है ये भी आपको बनानी है, रीजन के नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट की कुछ मॉडिफिकेशन हमारे पास आते हैं, कुछ रूपांतरण आते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जो जड़ है आपकी, आपने जड़ की संरचना देखी, जड़ में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं वो आपने देखा। अब होता क्या कि जड़ का जो मुख्य कार्य है वो होता क्या है, एब्जॉर्प्शन करना है। किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर और मिनरल्स का, जल और खनिजों का। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब रूट जो है, जो जड़ है, जड़ की संरचना में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जड़ की संरचना में परिवर्तन आए तो जो जड़ है उसके कार्य में भी परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे? आपने कहा कि जब जड़ें भोजन का या फिर ग्लूकोज का क्या करने संग्रह करने लगती हैं, तो आपने कहा कि जड़ का कार्य भी अब बदल जाता है। अब आप जड़ को क्या कर रहे हैं, खाने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसी जड़ें होती हैं कि जो वायवीय होती हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी, वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। इस प्रकार से जड़ है, जड़ की संरचना में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, और उनके कार्य में भी चेंजेस आते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जड़ें आपके पास आती है। आपके रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरिएशन एंड सपोर्ट। आपको कहा गया कि जो जड़ है, जड़ रूपांतरित होती है किसके लिए, स्टोर करने के लिए, भंडारण के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, वातन और समर्थन के लिए जड़ों को संशोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात की टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलो टू स्टोर फूड। अब आपको एग्जांपल दिए गए हैं कैरेट का, टर्निप का, स्वीट पोटैटो का। ये क्या करते हैं, भोजन का संचय करने लगते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन जड़ों को खाने के रूप में प्रयोग में लाने लगेंगे। ठीक है, crop root of banyan and stilt root of maize and sugarcane have a supporting root coming out from lower nodes of stem। अब यहाँ पर आपको शुगर केन या फिर बनियान ट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो रूट निकलती हैं ये क्या कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट को प्रोवाइड करा रही हैं। इन राइजोफोरा pneumatophores have to get oxygen for respiration as they grow in swampy areas। अब यहाँ पर क्या कर रही हैं, कुछ जड़ें रेस्पिरेशन में भी मदद कर रही हैं। आप ये सिंपल सी बात क्या कही कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि जो जड़ है, जड़ का मुख्य कार्य है पानी और खनिजों का अवशोषण करना और पौधे को क्या करना, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराना। लेकिन इसके अलावा आपने क्या देखा कि जो जड़ें हैं वो श्वसन में भी मदद कर रही हैं। ठीक है, जो जड़ें हैं वो भोजन के रूप में आप उसे प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब जड़ की संरचना में क्या आए, परिवर्तन आए। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। तो अभी तक हमने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा है जो कि नया हो आपके लिए। सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ते चले आए हैं। तो एक बार फिर से आप रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको लगते हैं वो आप नोट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।